हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी और व्यापम के समस्त अभ्यर्थियों का मैं महेंद्र देवांगन हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं बजट से संबंधित शब्दावली का दूसरा पार्ट। ठीक है, और ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम डायरेक्ट बात करते हैं मुद्रास्फीति के बारे में। तो मुद्रास्फीति क्या है? तो महंगाई दर है मुद्रास्फीति, और दर जब भी आ गया तो इसे हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है मुद्रास्फीति में, तो ध्यान दीजिएगा, मुद्रास्फीति में करेंसी का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। अब यहां पर थोड़ा सा समझते हैं एग्जांपल लेके। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए 10 रुपए है आपके पास, और 10 रुपए में आज के डेट में कितना आ रहा है? 2 किलो आलू आ रहा है। मान लीजिए 10 रुपए में 2 किलो आलू आ रहा है। ठीक है, यदि महंगाई दर बढ़ जाती है तो उसके बाद फिर आलू का जो कीमत हो जाता है वो कितना हो जाता है? 20 रुपए हो जाता है किलो। ठीक है, तो अब वही 10 रुपए को आप आज के डेट में लेकर जा रहे हो तो कितना आलू आ रहा है आपके पास? आधा किलो। ठीक है, 10 रुपए में कल के डेट में कितना किलो आलू लेकर आते थे आप? 2 किलो। और आज के डेट में कितना किलो आलू लेकर आ रहे हो? आधा किलो। ठीक है, क्योंकि जो रेट है वो बढ़ गया है, 20 रुपए किलो हो गया है। क्लियर है? ओके, तो उसी 10 रुपए का मूल्य कल के डेट में ज्यादा था और आज के डेट में कम है, क्योंकि हमारे पास कम आलू आ रहे हैं। क्लियर है? ओके, तो इसीलिए कहा गया है यहां पर करेंसी का मूल्य गिर जाता है। जब करेंसी का मूल्य गिर गया तो इसलिए वहां पर हमें आलू कम मिल रहे हैं। क्लियर? तो करेंसी का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। यह रहा आपका टेक्निकल पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आगे हम बढ़ते हैं राजकोषीय घाटा। क्या होता है जी राजकोषीय घाटा? तो यहां पर हमने फॉर्मुलेट किया हुआ है। तो राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व प्राप्तियां, पूंजी विनिवेश में प्राप्तियां, मतलब सरकार को जितना भी आय की प्राप्ति होती है वह राजस्व प्राप्तियां और पूंजी विनिवेश प्राप्तियां। ठीक है, उसमें से यदि हम सार्वजनिक व्यय को घटा देते हैं, उसमें से यदि हम सार्वजनिक व्यय को घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? राजकोषीय घाटा। ठीक है, कहने का मतलब है कि राजकोषीय घाटा कैसे निकालते हैं? तो जाहिर सी बात है, आय यदि कम होगा, व्यय यदि ज्यादा होगा तो हमें राजकोषीय घाटा होता है। क्लियर? तो सरकार की जो प्राप्तियां हैं वो कम होगी और खर्चे जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा होगा, तो यहां पर राजकोषीय घाटा कहलाएगा। क्लियर है? ओके, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, राजकोषीय नीति को समझते हैं। तो यहां पर राजकोषीय नीति क्या होता है एक बार हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा समझ लेंगे। अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र की गतिविधियों को संचालित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों को राजकोषीय नीति में समाहित किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर उठाए गए उपायों इन द सेंस जितने भी योजनाएं आपके लिए चलती है, आम जनता के लिए चलती है, चाहे वह जन धन योजना हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, या फिर समस्त जितने भी योजना, क्योंकि हम हर योजना को अभी यहां पर नहीं गिना सकते फिलहाल। क्लियर? तो जितने भी योजनाएं संचालित होती है, अब ये योजनाएं कैसे संचालित होती है? तो जाहिर सी बात है, जब सरकार के पास पैसा आएगा, जब सरकार के पास पैसा आता है, अब पैसा आने के बाद हम क्या करते हैं? सरकार योजनाएं बनाती है। ठीक है, और उस योजना के लिए हमें किसका जरूरत पड़ेगा? पैसे की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? ओके, तो यह किसी भी सरकार की राजकोषीय नीति कहलाती है। क्लियर? ओके, अब उसके बाद फिर हम यहां पर थोड़ा सा और टेक्निकल वर्ड के बारे में बात करें, जैसे कि करारोपण है, तो कर अध्यारोपित किया जाना है, कर किस पर लगाना है, किस पर नहीं लगाना है। सार्वजनिक व्यय, तो सार्वजनिक व्यय मतलब कितने भी योजनाएं हैं उसमें कहां कहां पर व्यय किया जाना है। सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण, घाटा, जितने भी वित्तीय या राजकोषीय प्रबंधन, हम यूं कहें, राजकोषीय नीति के संगठन है। कहने का मतलब है कि सरकार के पास जैसे भी पैसा आता है और उस पैसे का उपयोग सरकार अपनी नीतियों के हिसाब से करता है, उस नीति का आम जनता आकलन करती है कि सरकार की नीति अच्छी है
या नहीं। ओके, तभी तो आप वोट दोगे जी। ओके, आगे हम बढ़ते हैं राजकोषीय अधिशेष। ध्यान दीजिएगा, राजकोषीय अधिशेष। अब राजकोषीय अधिशेष क्या है तो एक बार रीड कर लेते हैं। सार्वजनिक व्यय सरकार की राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजी विनिवेश प्राप्तियों से कम रहने पर राजकोषीय अधिशेष की स्थिति होती है। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। ओके, राजकोषीय अधिशेष मतलब आय यदि अधिक हो जाती है, अधिक, अधिशेष मतलब सरप्लस। यदि किसी भी सरकार की आय अधिक होती है और व्यय कम होता है, तब हम उसको बोलते हैं राजकोषीय अधिशेष। क्यों? क्योंकि हमारे आय ज्यादा है खर्चे से, और फिर उसके बाद फिर हमें बचत होती है। ठीक है, आय ऋण व्यय बराबर क्या होता है? बचत। अब आप इसमें इन सभी में फॉर्मुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, राजकोषीय अधिशेष किसे कहते हैं? तो राजकोषीय अधिशेष हम यदि सरकार की आय ज्यादा होती है सरकार की व्यय से, तब हम उसे क्या कहते हैं? राजकोषीय अधिशेष। हालांकि ये जो राजकोषीय अधिशेष है बहुत कम ही देखने को मिलता है कि राजकोषीय अधिशेष हुआ है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक बार मैं फिर से क्विक रिवीजन आप लोगों को देना चाहूंगा। तो मुद्रास्फीति, ध्यान दीजिएगा, मुद्रास्फीति सिर्फ महंगाई से संबंधित है। ओके, और हम आगे चल के पढ़ेंगे कि मुद्रास्फीति कुछ हद तक अच्छी है ना, क्योंकि यह लोगों को रोजगार दिलाती है। और उसके बाद फिर यहां पर यदि टेक्निकल पॉइंट के व्यू से बात किए तो करेंसी का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, राजकोषीय घाटा, तो यहां पर जाहिर सी बात है राजकोषीय घाटा कब होगा? जब राजकोषीय आय कम होगा राजकोषीय व्यय से, तो हमें जाहिर सी बात है घाटा होगा। क्लियर? ओके, उसके बाद फिर हम राजकोषीय नीति, तो राजकोषीय नीति किसी भी सरकार की नीति कैसी होती है उसको हम यहां पर आकलित कर सकते हैं। ठीक है, वह अपने खर्चों का ब्यौरा, या फिर हम यूं कहें कि जितने भी आय प्राप्ति होती है उसे किस तरह से इस्तेमाल करता है, किस तरह से यूज करता है। ठीक है, तो ये राजकोषीय नीति हो गया। उसके बाद फिर राजकोषीय अधिशेष, तो जाहिर सी बात है जब राजकोषीय आय ज्यादा होगा राजकोषीय व्यय से, तो उस स्थिति में राजकोषीय अधिशेष बनता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, राजकोषीय अधिशेष बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। मैं तो यूं कहूं कि राजकोषीय अधिशेष अभी फिलहाल अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, मैं यहां पर एक नाम लेना चाहूंगा, इतिहास से संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी। तो वहां पर उस समय बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत ही जबरदस्त था। अलाउद्दीन खिलजी, यस, खिलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो उस समय, किस समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार नियंत्रण प्रणाली काफी अच्छा था, बहुत ही अच्छा। हम यूं कहें कि वहां पर आपको राजकोषीय अधिशेष देखने को मिलता था, बट उसके बाद आज तक हमें राजकोषीय अधिशेष देखने को नहीं मिलता। लेकिन हमें जानना जरूरी है कि राजकोषीय अधिशेष क्या है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें ताकि हम नए वीडियो अधिक से अधिक ला सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।